नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का ये हमारा आज 7वां सत्र है। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली और प्राकृत हमने पढ़ दिया था। आज हम अपभ्रंश एवं अवहट्ठ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपभ्रंश के बारे में। इसका समय काल था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्राकृतकालीन जनभाषा का जो रूप मोटे तौर पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य विकसित हुआ, वही क्या कहलाया? अपभ्रंश कहलाया। अपभ्रंश को विभिन्न ग्रंथों में अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभिरी, आभिरोक्ति नामों से भी पुकारा गया है। ध्यान देने की बात है दोस्तों, अपभ्रंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसको अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभिरी, आभिरोक्ति आदि नामों से पुकारा जाता है। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति अप धन भ्रंश धन घंग प्रत्यय में अ शेष रहने से हुई है। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अप धन भ्रंश में घंग प्रत्यय और उसमें से अ शेष बचने से अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति हुई। वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी कोश में अपभ्रंश शब्द का अर्थ नीचे गिरना, पतन बताया गया है। वामन शिवराम आप्टे के जो संस्कृत हिंदी कोश है उसमें अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? नीचे गिरना और पतन बताया गया है। भाषा के अर्थ में यहाँ इसका अर्थ भ्रष्ट अर्थात व्याकरण के नियमों के विपरीत भाषा, प्राकृत भाषा का निम्नतम रूप तथा संस्कृत से भिन्न कोई भी भाषा बताया गया है। अपभ्रंश को क्या बताया गया है? भ्रष्ट और जिसके जो व्याकरण के नियमों के विपरीत भाषा है उसे अपभ्रंश कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग ब्याडी नामक संग्रहकार तथा महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया। यहाँ इस शब्द का प्रयोग तत्सम शब्दों के तद्भव अथवा विकृत रूप में किया गया है, भाषा विशेष के अर्थ में नहीं। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो तत्सम शब्दों के तद्भव या विकृत रूप में, किसी भाषा विशेष के अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग चंड के प्राकृत लक्षणम जो 6ठी शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ में किया गया है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो चंड के प्राकृत लक्षणम जो 6ठी शताब्दी का ग्रंथ है उसमें मिलता है। भामा ने भी 6ठी शताब्दी अपभ्रंश को संस्कृत प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। 6ठी सदी में यह स्वीकृत काव्य भाषा बन चुकी थी और कोई भाषा जन्मते ही काव्य भाषा नहीं बन जाती है, लेकिन यह क्या थी? 6ठी सदी में स्वीकृत काव्य भाषा बन गई थी। जन भाषा को काव्य भाषा बनने में 150 साल तो लग ही जाते हैं। यह किसका कथन है? भाषा विज्ञान में भोलानाथ तिवारी का कथन है। अतः अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी ही मानना चाहिए। किसने कहा है? तो भोलानाथ तिवारी ने कहा है। अपभ्रंश में प्राकृत की समस्त ध्वनियां सुरक्षित रही, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, जिसका उच्चारण री के रूप में हुआ, ये स्वर थे अपभ्रंश में। क, च, ट, त, प जो वर्ग है, य, र, ल, व, स, ह ये क्या थे? व्यंजन थे जो कि सुरक्षित रहे। तालव्य श का प्रयोग केवल मागधी अपभ्रंश में किया जाता था। ल का प्रयोग महाराष्ट्री, मागधी और सौरसैनी अपभ्रंशों में भी किया जाने लगा। कहीं कहीं लह का भी प्रयोग यहाँ पे मिलता है। स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयुक्त हुआ, री अनुनासिक नहीं रहा। यहाँ संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का विकास यहाँ पे हुआ। अपभ्रंश क्या है? उकार बहुला भाषा के रूप में विकसित हुई, जैसे कारणु, पियासु, जगु उकार बहुला भाषा सब के रूप में यह विकसित हुई। य का ज
म का व और व का ब यहाँ पे हो गया। इसी के तहत ही ष्ण का नह, अक्ष का कख अथवा चछ हो गया। अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब अपभ्रंश की प्रमुख कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे विभक्तियों के स्थान पर प्रसर्गों का प्रयोग हुआ। करण कारण के लिह सहु तण आदि संबंध कारक के लिए केर, संप्रदान कारक के लिए केही और अपादान कारक के लिए होन्तउ होंत, अधिकरण कारक के लिए मह और मझे आदि प्रसर्गों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। अपभ्रंश में हऊ, मई, अम्हे, तू, तुझ, तुम्हें, ओई, जो, सो, को, अपाण, मोर, अम्हार, तोर आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता था। अपभ्रंश में 3 कारकी रूप शेष रहे: कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान संबंध। स्थानीय शब्दों के साथ साथ तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पे हुआ। आकारांत पुल्लिंग शब्दों की प्रधानता यहाँ देखी गई। द्वितीय व्यंजन के स्थान पर एक व्यंजन के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित हुई। जैसे कर्म में कम का कामू हो गया, तस्य का तस् से तासु हो गया। महाप्राण ध्वनियों के उसमें संयुक्त नह, मह, लह तथा उच्चिप्त वर्ण ढ स्थान पर ह का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कथा का कहा यहाँ पे हो गया और दीर्घ का दीह जैसे शब्द यहाँ पे आ गए। 2 लिंग शेष रहे जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रहे और यहाँ पे वचन भी 2 ही वचन रहे, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत की तुलना में कालों की संख्या अपेक्षाकृत यहाँ पे कम हो गई क्योंकि कृदंतीय रूपों और सहायक क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पे बढ़ गया। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो गए। जैसे राज्य का रज्जु हो गया। अब बात करते हैं अपभ्रंश के रूप के बारे में या बोलियों के बारे में। अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूप या बोलियां विकसित हुई। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई है। प्रमुख अपभ्रंश जो है सौरसैनी, कैकई, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी हैं। कालांतर में इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा विकसित हुई। अब बात करते हैं अवहट्ट के बारे में। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा कई अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा। सुनीति कुमार चटर्जी तथा अन्य विद्वानों ने अवहट्ट किसे कहा? अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा। परंतु भोलानाथ तिवारी इस अवधारणा को निराधार मानते हैं। उत्तरकालीन अपभ्रंश को उन्होंने अवहट्ट कहा। स्वयं विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा। उन्होंने अपनी रचना जो कीर्तिलता है वो किस भाषा में लिखी? अवहट्ट भाषा में लिखी। वर्ण रत्नाकर जिनकी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पेंगलम जो हेमचंद्र की रचना है के कुछ अंश, पुरातन प्रबंध संग्रह जो मुनि जिनविजय की रचना है और चर्यापद सबरपा की जो रचना है और विनय चंद सूरी की रचना नेमिनाथ चौपाई नामक ग्रंथों की भाषा के आधार पर अवहट्ट भाषा की विशेषताओं का निर्धारण किया। इन ग्रंथों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के उत्तरकाल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय काल से पूर्व की अर्थात संधि काल की भाषा अवहट्ट है। अर्थात जो भारतीय आर्य भाषाओं के उदय काल से पूर्व की और आधुनिक जो अपभ्रंश के उत्तरकाल यानी बाद के समय की जो भाषा है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के जो उदय काल से पहले की जो स्थिति है या संधि काल है उसे ही क्या कहा गया? अवहट्ट कहा गया। अब अवहट्ट का समय इस हिसाब से क्या बैठेगा? तो 900 ईस्वी से 11 ईस्वी के मध्य इसका समय बैठेगा। यद्यपि इसका साहित्य में प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। अब अवहट्ट की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ध्वनि व्यवस्था की दृष्टि से अवहट्ट में अपभ्रंश की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ। संस्कृत के जो ऐ और औ ध्वनियाँ जो पाली प्राकृत में लुप्त हो गई थी अब फिर से प्रयुक्त होने लगी। इसमें ढ और ढ ध्वनियाँ नई विकसित हो गई। स्वरगुच्छ में संकोच की प्रवृत्ति हुई। जैसे स्वरों का जहाँ पे एक साथ हुआ तो वहाँ पे सकुचन आ गया। जैसे अपभ्रंश में भंडारीय था तो यहाँ पे अवहट्ट में क्या हो गया? वो भंडारी हो गया।
अंधार था तो अंधार का क्या हो गया, औहट्ट में अंधार हो गया। किसी शब्द में यदि एक स्वर 2 बार आ गया तो औहट्ट में उसका लोप हो गया। जैसे धरित्री में र में ई और त्र में ई 2 स्वर एक साथ हैं, तो इसमें क्या हो गया, एक स्वर का लोप होके धरती बन गया। वैसे ही गृहिणी में ह में छोटी ई स्वर है और णी में बड़ी ई स्वर है, तो इसका क्या हो गया, घरणी हो गया। अनेक स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का लोप भी हो गया। जैसे शिक्षा का सीख हो गया और भिक्षा का भीख हो गया। प्रारंभिक स्वर के दीर्घीकरण की प्रवृत्ति इसमें आ गई। जैसे मित्र का मीत हो गया, चंद्र का चांद हो गया। जो पहले के जो प्रारंभ में जो स्वर लगते हैं वह क्या हो गए, लघु से दीर्घ बन गए। अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति इसमें विकसित हो गई। जैसे अक्षी का आंख, इसमें आंख बन गया और निद्रा का नींद हो गया। कुछ अनुनासिक स्वर निरनुनासिक भी हो गए इसमें। जैसे हऊ का हऊ, मैं के लिए हऊ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मई का मई, मैं के लिए इसमें मई का प्रयोग किया जाता है। तो अनुनासिक स्वर क्या हो गए, निरनुनासिक भी हो गए। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति इसमें आ गई। जैसे कम्ब में काम हो गया, मित्त का मीत बन गया। पूर्वी अवहट्ट में ड और ण के लौ में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति। जैसे पढ़िहार है तो क्या हो गया, पलिहार हो गया। ड का यहाँ पे क्या हो गया, लौ में परिवर्तन हो गया। पश्चिमी अवहट्ट में सौ ह में परिवर्तन हो गया। जैसे संदेश का स्नेह हो गया, दस का दह बन गया। एह, ओह, जेह, केह आदि जो नए सर्वनाम थे वो विकसित हो गए इसमें। अब कुछ प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अभ्रंश का अर्थ है, तो बताइए अभ्रंश का अर्थ क्या है। पहला ए है गिरा हुआ, बी है बिगड़ा हुआ, सी है मुरझाया हुआ, या डी ए और बी दोनों। तो हमने पढ़ा था अभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ और बिगड़ा हुआ। हमारा ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अभ्रंश के विकास का समय माना गया है। तो अभ्रंश के विकास का समय कब माना गया है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ के आए हैं अभी इससे पहले, अभ्रंश के विकास का समय माना गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने महाभाष्य में अभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था। तो पतंजलि ने महाभाष्य में अभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था। ए, परिष्कृत शब्दों के अर्थ में, बी, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप के अर्थ में, या सी, संस्कृत शब्दों के अर्थ में, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि ने महाभाष्य में अभ्रंश शब्द का प्रयोग जो किया था, ऑप्शन बी, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप के अर्थ में किया था। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है चंड ने प्राकृत लक्षणम ग्रंथ में, ऑप्शन बी ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में, या सी कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा में, या ऑप्शन डी हेमचंद्र ने प्राकृत पेंगलम में। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया था, तो चंड ने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया था। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्रंश की विशेषता नहीं है। तो अभ्रंश की विशेषताएं क्या क्या नहीं है इसमें से। ए, बलात्मक स्वराघात है, बी, री का स्वर के रूप में उच्चारण, सी, उकार बहुला भाषा है, या डी, वियोगात्मकता की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों अभ्रंश क्या है, री का स्वर के रूप में उच्चारण भी होता है, उकार बहुला भाषा भी है, और वियोगात्मकता की प्रवृत्ति भी इसमें आती है। कोई विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो इसमें क्या है, बलात्मक स्वराघात नहीं है। हमारा आंसर उत्तर हो गया ऑप्शन ए, बलात्मक स्वराघात। अगला प्रश्न है, अभ्रंश में कितने लिंग और वचन स्वीकार किए गए। तो दोस्तों अभ्रंश में 3 लिंग
तीन वचन स्वीकार किए गए, दो लिंग तीन वचन स्वीकार किए गए, दो लिंग दो वचन स्वीकार गए, या तीन लिंग दो वचन स्वीकार किए गए। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, दो लिंग और दो वचन स्वीकार किए गए। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा? तो बताइए दोस्तों, विद्यापति ने किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा। उन्होंने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की। हमारा ऑप्शन हो गया ए, कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, अवहट्ट का समय माना गया है। तो बताइए, अवहट्ट का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, या सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, या डी 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी माना गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत की किन ध्वनियों का अवहट्ट में पुनरागमन हुआ? ऑप्शन ए री का, ऑप्शन बी ई और ऊ का, ऑप्शन सी ऐ और औ का, ऑप्शन डी ए और ओ का। तो हमारा उत्तर होगा, संस्कृत में किन ध्वनियों का अवहट्ट में पुनरागमन हो गया? तो संस्कृत में ऐ और औ ध्वनियों का पुनरागमन हो गया। हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, ऐ और औ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवहट्ट की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अवहट्ट की विशेषता नहीं है? संस्कृत की ऐ और औ ध्वनियों का लोप हो गया, री का री के रूप में उच्चारण हुआ, एक ही स्वर के दो बार आने पर एक का लोप हो गया, या दीर्घीकरण की प्रवृत्ति इसमें आ गई। तो दोस्तों, संस्कृत की ऐ और औ ध्वनियों का लोप नहीं हुआ, बल्कि ये पुनः अवहट्ट में आ गई। री का री के रूप में उच्चारण, एक ही स्वर के दो बार आने पर एक का लोप, दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। तो री का री के रूप में उच्चारण भी हुआ, एक ही स्वर के दो बार आने पर एक का लोप भी हो जाता है, और दीर्घीकरण की प्रवृत्ति भी इसमें है। तो पूछा गया विशेषता नहीं है, तो संस्कृत की ऐ और औ ध्वनियों का लोप नहीं हुआ, बल्कि ये पुनः इसमें आ गई। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत की ऐ और औ ध्वनियों का लोप नहीं, बल्कि पुनः इसमें ये आ गई थी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।